ऐसी बनेगी नदी, ये है नदी, ठीक है ना। बरसात के दिनों में क्या होता है कि भाई नदी में पानी का जो जल स्तर वो बढ़ जाता है ना, जल स्तर बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, या फिर ये कहें कि नदी अपने साथ जो अवसाद वगैरह बहा कर लाती है ना, कंकड़ मिट्टी पत्थर रेत बहुत सारी चीजें, तो जल स्तर की वजह से वो क्या है किनारे पर आने लगती है ना। और जब जल स्तर घटता है तो आपने देखा होगा कि यहाँ जो महीन मिट्टी है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, जमी हुई मिलती है आपको, आपने जनरली गाँव में देखा होगा, ठीक है। नदी के किनारे देखना आप, जब जल स्तर नीचे घटता है तो यहाँ पर महीन टाइप से मिट्टी मिलती है, तो वो कौन सी मिट्टी कहलाती है आपकी, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो जलोढ़ मिट्टी हमेशा क्या होता है, नदियों द्वारा बहाकर ला हुए अवसादों से निर्मित होती है, इसलिए उसका नाम भी है जलोढ़। तो जो जल के द्वारा बहाकर लाई गई है ना, उसको आप क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का मुख्य स्रोत मध्य भारत के पठार में कौन सी नदी रहेगी, जरा बताइए, चंबल नदी। जो आपने देखा था कि जहानाबाद पहाड़ी मऊ इंदौर से चंबल नदी इस तरीके से निकलती हुई यहाँ मंदसौर से होती हुई मध्य प्रदेश, यमुना, हाँ यूपी के इटावा में यमुना नदी में जाके क्या हो जाती है। तो हमें देखो इसके बाद में टॉपिक यही पढ़ना है, अभी तो जलवायु पढ़ रहे हैं, कल हम नदियां पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, कि कौन सी नदी कहाँ जाती है और कौन सा डैम कहाँ बनाया गया उसका, ठीक है ना। तो जल मिट्टी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा यहाँ पे, चंबल नदी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था भाई, दूसरा पढ़ा था इंपॉर्टेंट चीज मालवा का पठार, है ना। कौन सा पठार पढ़ा था, मालवा का पठार, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं, ये था मालवा का पठार, क्योंकि हमने देखा था कि भाई मेनली मध्य प्रदेश को प्राकृतिक प्रभाग के हिसाब से ले जाए तो 3 भागों में हम लोग बांट रहे थे, है ना। कौन कौन से 3 भाग थे, बिल्कुल, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और हो जाएगा एक पूर्वी पठार, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। इसको भी 5 प्रभागों में बांटा गया था, 5 उपभागों में कह सकते हैं आप, 5 उपप्रभाग भी कह सकते हैं। तो एक था मध्य भारत का पठार, इसी के अंतर्गत आ रहा था, है ना, तो हो जाएगा मध्य भारत का पठार। दूसरा था मालवा का पठार, तीसरा क्या ले रहे थे आप, बुंदेलखंड का पठार, और रीवा पन्ना का पठार, और नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड अलग रहेगा, क्या रहेगा, नर्मदा सोन घाटी, ये 5 थे, है ना। चलिए देखते हैं मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, जाने को नाम याद रखना है आपको, है ना। क्या थी ऊंचाई इसकी, 881, ये हो गया सिगार, बस इतना याद रखना है। और जो मालवा का जो पठार है वो चंबल नदी कहें, और आप कहें कि यहाँ से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी, है ना, ऐसी आती है ना नर्मदा नदी, यारी भी नर्मदा नदी, ये नर्मदा सोन घाटी, ये नर्मदा घाटी है, पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस करके आ रही है। कई डैम बनाए गए, दुनिया में सर्वाधिक डैम इसी नदी को बनाए गए, ठीक है ना। और यहाँ से हमने देखा था कि भाई हमारे कंटेक्ट से एक और नदी निकलती है, क्या नाम है उसका, सोन, और जो है ना, तो हम सोन से मतलब है, तो ये कौन सी सोन घाटी हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग जो एरिया बचा हुआ है इसको हम लोग पूर्वी पठार कह देंगे, तो तीसरा नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ना, पूर्वी पठार हो गया। और ये जो नीचे वाला एरिया बचा हुआ है ना, ये कौन सा है आपका, सतपुड़ा मैकाल, ये हो जाएगा सतपुड़ा मैकाल, ठीक है ना। तो इस ये तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई, सिगार हो गई, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज हमें ये समझनी है कि जो भाई मालवा का पठार है, आपने देखा होगा नर्मदा नदी इधर बहती है और चंबल नदी जाती है ऊपर साइड, उत्तर साइड जाती है, ऐसा क्यों, ऐसा होता है इसकी ऊंचाई की वजह से, है ना, क्योंकि जो मालवा का पठार है थोड़ा ऊंचा है, जमीन से ऊंचा उठा हुआ है ना। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिगार भी है, तो ये कहेंगे भाई ऊंचाई की वजह से चंबल नदी ऊपर साइड में जाती है और नर्मदा नदी यहाँ क्रॉस ना करके पर्वत को क्रॉस करके थोड़ी ना जाएगी, कैसे चढ़ जाएगी नीचे आ जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो क्या करेगी, इसी साइड में नीचे आ जाएगी और खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। तो जो मालवा का पठार है वो चंबल नदी और कौन सी नदी, नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का काम करता है। क्या करता है, जल विभाजक का काम, ऐसे ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ऐसे करके, तो चंबल नदी बहती है ऊपर साइड और नर्मदा नदी नीचे साइड आ जाती है। तो जल विभाजक का काम कौन करेगा, मालवा पठार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एक बार, ठीक है ना, कि भाई जो चंबल नदी और नर्मदा नदी के बीच में कौन सा पठार जल विभाजक का काम करेगा, तो मालवा का पठार काम करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो एरिया है वो कौन सा पठार है, बुंदेलखंड, अपना बुंदेलखंड, है ना। बुंदेली बौछार नाम से एक चैनल चल रहा है, सचिन चौधरी, हाँ सचिन चौधरी चलाते हैं, बुंदेलखंड का पठार। अभी हटा में शायद शूट होने लगे है ना ये प्रोग्राम, क्या है हटा में प्रोग्राम है उनका, कोई आज ही या कल होगा, है ना। बुंदेलखंड का पठार, सबसे ऊंची चोटी बुंदेलखंड के पठार की
सिद्ध बाबा है ना, 1172 मीटर, बस इतनी याद है, 1172 मीटर, ठीक है ना। ये दोनों चीजें। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था भाई, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ऐसे करके रीवा पन्ना का पठार, ये हो गया रीवा पन्ना का पठार। और क्या बच गया है, जो देखो मध्य भारत का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार हो गया, और ये हो गई नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी। और ये जो दूसरा भाई डिवाइडेशन है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इसको भी 3 भागों में बांटा गया, पश्चिमी, पूर्वी और ये मैकाल पर्वत श्रृंखला जो अर्धचंद्राकार है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके, इतना तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। चलिए हेडिंग डाला मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़नी पड़ेगी मध्य प्रदेश की। बताएगा जलवायु क्या है? मौसम किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली वर्षा। देखो किसी भी क्षेत्र में मौसम का एक जैसा लंबे समय तक मौसम का एक जैसा बना रहना क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है ना। या फिर ये कहेंगे देखो मौसम क्या होता है कि भाई हवा, प्रेशर, आपका टेम्परेचर हो गया है ना, दाब ताप है ना, स्थितियों का किसी शॉर्ट समय के लिए एक जैसा बना रहना क्या कहलाता है, मौसम। और मौसम का लंबे समय तक एक जैसा बना रहना क्या कहलाता है, आपका जलवायु कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, जलवायु, ठीक है। तो भाई जलवायु अपने यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय। डायरेक्ट याद रखेंगे कौन सी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। कोई बताएगा क्या होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु? तो आपने देखा होगा ये क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गई है उसको आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं आप, या फिर एक क्या कहेंगे भाई, इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं आप, है ना, या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। इसको कहा जाता है इक्वेटर, जो पृथ्वी को 2 बराबर इक्वेट भागों में क्या करें, डिवाइड करें, इसको इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को आप क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर क्या कह देते हैं इसको, विषुवत रेखा भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, है ना। मतलब यदि भौगोलिक दृष्टि से कहा जाए वैज्ञानिक भाषा में तो उसको विषुवत रेखा कहा जाता है, लेकिन हम लोग जनरल इसको भूमध्य, मतलब जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, भूमध्य, ठीक है ना, तो हम लोग इसको भूमध्य कर दिया अपने इंडियन लैंग्वेज में। ओके, तो हम ये देखते हैं कि इसके 123.5 डिग्री है ना, कौन सी रेखा 23.5 डिग्री का, है ना, और इसके 23.5 डिग्री नीचे कौन सी रेखा है, मकर रेखा, ठीक है ना। कौन सी रेखा है, मकर रेखा, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको इंग्लिश में कहा जाता है। सर इंग्लिश वाला तो बैठे नहीं, सारे लोग चले गए हैं, दिक्कत ही नहीं है इस बात की। और आप थोड़ा सा देखो, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, कौन सी जलवायु पाई जाएगी, यहाँ भी उष्ण जलवायु ही पाई जाएगी, है ना। उष्णकटिबंधीय जलवायु, मतलब देखो ऐसा समझो, मतलब 0 से लेके आपका कहाँ तक, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे तक कौन सी जलवायु पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय। उष्ण मतलब क्या होता है भाई, गर्म। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म। और कटिबंध मतलब क्या होता है, क्षेत्र या एरिया कह सकते हैं हम इंग्लिश में कहेंगे। कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है ना। तो वही उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म। तो गर्म क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, आप देखते हैं जनरली कि जो सूर्य है वो पूरे साल भर किस पर चमकता है, लंबवत, भूमध्य रेखा पर क्या चमकता है, लंबवत चमकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि देखो एक बार कर्क रेखा पर लंबवत चमक ली तो मतलब उत्तरायण हो जाता है कभी कभार, और कभी कभार क्या हो जाता है, दक्षिण। मतलब सूर्य की जो ट्रांसफर होने की मैक्सिमम स्थिति है वो क्या है, या तो वो कर्क रेखा तक जाएगा मैक्सिमम, है ना, फिर नीचे आने लगेगा तो दक्षिण होने लगेगा, तो नीचे तक मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मकर रेखा तक जाएगा। मतलब ये जो एरिया आपको मिल रहा है इतना, ये बड़ा गर्म एरिया रहेगा। कौन सा एरिया रहेगा, ये गर्म एरिया रहेगा, है ना। तो हम इसको कह देंगे कौन सा कटिबंधीय एरिया है, उष्णकटिबंधीय एरिया है ना। इसके आप थोड़ा ऊपर जाएंगे भाई, मतलब कितना जाए, लगभग 66.5 डिग्री तक चले जाए, 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे,
ठीक है। तो ये जो एरिया मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, देखो शीतोष्ण, क्या मिलेगा, शीतोष्ण। उपोष्ण मैंने छोड़ दिया, सीधा शीतोष्ण लेते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मध्य प्रदेश पढ़ना है क्योंकि, ठीक है ना। कौन सा एरिया रहेगा, शीतोष्ण रहेगा। कौन सा रहेगा, शीतोष्ण। क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब सूर्य दक्षिण होगा, मकर रेखा पर जाएगा, तो यहाँ कुछ जगह क्या होने लगेगी, गर्मी होने लगेगी, है ना। जब यहाँ सूर्य आएगा तो यहाँ पर गर्मी होने लगेगी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ध्रुव है, ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। आपने देखा होगा कि यहाँ सूर्य तो नहीं पहुंचता है ना, यहाँ भी नहीं पहुंचता है, मतलब यहाँ साल भर क्या रहता है, बर्फ जमी रहती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना। तो ये जो यहाँ और यहाँ का जो एरिया है ना, यहाँ जो यहाँ का एरिया भाई, यहाँ पर ये कहें कि इसके ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ध्रुवीय एरिया, ये कौन सा एरिया है, शीत कटिबंध वाला एरिया, है ना। शीत मतलब क्या होता है, ठंड। शीत मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि शीत हो गया बच्चे को, है ना, मतलब उसको ठंडी लग गई है ना। ये नहीं कि उसको ध्रुव में भेज दिया गया तो शीत कटिबंध में पहुंच गया, तो वही ये हो गया शीत कटिबंध। क्या हो गया, शीत कटिबंध। तो देखो शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों के बीच का एरिया क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्योंकि देखो ऊपर साइड थोड़ी सी ठंडी ठंडी पड़ेगी, हल्की यहाँ गर्मी गर्मी पड़ेगी, तो मैंने दोनों को मिक्स करके इसको क्या ले लिया, शीतोष्ण ले लिया, शीत प्लस उष्ण। तो ये कौन सा एरिया हो गया, शीतोष्ण हो गया, है ना। और नीचे वाला शीत है और यहाँ ऊपर वाला क्या है, उष्ण है। तो ये जो बीच वाला एरिया है इसको मैंने क्या ले लिया, शीतोष्ण। तो यहाँ भी शीतोष्ण, यहाँ भी शीतोष्ण, यहाँ शीत, और यहाँ जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा आपका, उष्ण कटिबंधीय एरिया रहेगा, मतलब गर्म एरिया रहेगा। क्योंकि सूर्य की किरण यहाँ लंबे चमक लेगी, यहाँ तक सूर्य पहुंच जाता है, नीचे तक पहुंच जाता है। इतनी बात क्लियर हुई इन शॉर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि अपना जो कर्क रेखा है वो भारत को दो बराबर भाग में डिवाइड करके हुई जाती है ना। कितने राज्य से होकर गुजरती है, राज्य के नाम में, राज्य 5 है पक्का, 8 है, चलो हम लोग उसको देख लेंगे, इसको थोड़ा क्लियर कर लेंगे, पहले इसको देखो, है ना, ज्यादा उधर नहीं देखो, इधर आप तो केवल अभी इतना समझो, इतना समझो आप। इसको रब कर लेते पहले मध्य प्रदेश की डायग्राम में, है जो भारत है अपना वो यहाँ स्थित है ना। कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। यदि मैं छोटा सा डायग्राम भारत का बना दूं, ये कौन सी रेखा भाई, कर्क रेखा। यदि मैं छोटा सा डायग्राम बना ऐसे करके, हो सकता है अच्छा ना बने, बन गया है ना, बन गया कि नहीं। तो आपने देखा होगा कि जो भारत की स्थिति वो 8 डिग्री 4 मिनट से, है ना, 37 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। क्या होता है, बीचों बीच से गुजरती है, भारत की बीचों बीच से, है ना। गुजरती कि नहीं गुजरती। तो हम लोगों ने देखा कि भाई कर्क रेखा की जो आसपास का एरिया है वो कौन सा एरिया है, उष्ण कटिबंध वाला एरिया। क्या है, उष्ण कटिबंध वाला एरिया, मतलब जो यदि मध्य भारत की अब बात करें तो कौन सी जलवायु पाई जाएगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, भारत की सापेक्ष दी आपने, तो भारत में सभी प्रकार की जलवायु दिखने मिलेगी। ऊपर साइड शीतोष्ण जलवायु भी मिलेगी आपको, क्योंकि हमारे के आसपास के एरिया बड़ी ठंडी रहती है, जम्मू कश्मीर साइड। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देखते हैं आप कहाँ है, बिल्कुल भारत के बीचों बीच, और कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच चली जाती है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु मिलेगी हमें, उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी, है ना। तो केवल इतने सी 2 शब्द के लिए मुझे इतना लंबा करना है ना। तो कौन सी जलवायु मध्य प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। बात क्लियर हो गई इतनी, ठीक है। रब कर दूं मैं इसको। साम्यता के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्रों को 5 प्रकार से बांटा गया है ना। मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया, जलवायु के हिसाब से ले यदि तो मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से 5 भाग हैं हम लोग देख लेते हैं। उत्तर का मैदान, है ना, तो ये ऊपर वाला एरिया जो रहेगा, है ना, यदि भारत के सापेक्ष है तो ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है ना। उत्तर का मैदान जो चंबल नदी, है ना, और ऊपर यमुना नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना, गंगा नदी और यमुना नदी द्वारा बनाया गया, तो थोड़ा सा अपना मध्य प्रदेश वाला एरिया दिया जाता है, ठीक है ना। ये उत्तर का मैदान हो गया, ठीक है। और दूसरा हम लोग लेंगे सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। तो आपको पता है सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है, यही ना। तो दूसरा हो जाएगा सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। पहला हो जाएगा उत्तर का मैदान, दूसरा हो जाएगा सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। बाद में तो जाने हैं क्या आप लोगों को। और नर्मदा घाटी क्षेत्र,
तो नर्मदा घाटी भी हम लोगों ने पढ़ ली है, देखो ये भी नर्मदा घाटी क्षेत्र। तीसरा हो गया। और चौथा हम लोग ले लेंगे भाई मालवा का पठार। यहाँ की भी जलवायु थोड़ी अलग टाइप से दिखाई देगी आपको, मालवा की जलवायु। तो मालवा का पठार जलवायु के हिसाब से भी इसको डिवाइडेशन में आता है चौथा। और पांचवा हो जाएगा भाई बघेलखंड का पठार, मतलब ये वाली एरिया, ठीक है ना। ये 5 क्षेत्रों में बांटा गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर के मैदान की। तो उत्तर का मैदान होता है अधिक गर्म और अधिक ठंडा। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप लोग सोच रहे हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई जलवायु के आधार पर उत्तर के मैदान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होगी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ये रखेगा। तो भाई आपके लिए कई ऑप्शन रहेंगे, अधिक गर्म कम ठंडा, अधिक गर्म अधिक ठंडा। एक तो ये हो गया भाई समुद्र से दूरी के कारण। और बताइए अधिक गर्म और अधिक ठंडा क्यों है। अब एक चीज देखिए कि राजस्थान के निकट वाली है, लेकिन भिंड मुरैना के आसपास वाला से ऊपर वाले ये राजस्थान के निकट वाले है। थोड़ा सा रेतीला क्षेत्र भी कह सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र है। तो आपने देखा होगा रेत की विशेषता होती है कि रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है गर्मियों के दिनों में, देखा होगा आपने। और ठंडे के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडी भी हो जाती है, होती कि नहीं होती है ना। क्योंकि उसकी विशेषता रहती है कि देखो जो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, एब्जॉर्बन मतलब जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा का जो अवशोषण की जो उसकी क्रिया होती है बहुत जल्दी अवशोष करती है ना। और बहुत अधिक मात्रा में पत्थर का देखा होगा क्वालिटी रहती है पत्थर की, वो अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या कर लेता है, अवशोषण कर देता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है भाई, उत्तर के मैदान में रेतीला क्षेत्र होने का अधिक गर्मी हो जाती है। इसकी वजह से, रेतीले क्षेत्र की वजह से। दूसरा कारण ये भी दे सकते हैं आप कि समुद्र स्थल से दूरी भी काफी है इसकी, ठीक है ना। दूरी काफी होने की वजह से क्या है, ठंडी हवा यहाँ नहीं चल पाती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो ये भी रीजन दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रीजन क्या है, रेतीला क्षेत्र होने का अधिक गर्मी और क्या होती है, अधिक ठंड होती है। राजस्थान में आपने देखा होगा अधिक गर्मी होती है गर्मियों के दिनों में, और ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा ठंड भी बढ़ जाती है, वो रेगिस्तान की वजह से होता है। समझ गए ना। चलिए, तो ये अधिक गर्म होगा और क्या हो गया, अधिक ठंडा हो गया। एक ही विशेषता याद रखनी, उत्तर का मैदान हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र, साधारण गर्मी और साधारण ठंड। ये क्या, सतपुड़ा का मैदानी क्षेत्र, साधारण गर्मी और साधारण क्या होती है, यहाँ पे ठंडी भी होती है ना। साधारण गर्मी किस वजह से होती है, कोई बताएगा। एक तो देखो नर्मदा घाटी के निचले वाला एरिया, एक तो ये कह सकते हैं आप, है ना। या फिर पहले ऐसे समझो साधारण गर्मी क्यों होती है, क्योंकि नीचे वाले एरिया में देखा होगा आपने कि वन क्षेत्र ज्यादा है। सतपुड़ा के आसपास का जो एरिया है वहां पर क्या वन क्षेत्र ज्यादा, सघन वन क्षेत्र है ना। एक यहाँ पर अभ्यारण्य भी है, कौन सा, सतपुड़ा, कान्हा किसलिए कहते हैं, नीचे में आपको ज्यादा अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। सतपुड़ा में भी है ना। अरे कई राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ पर दक्षिण में मिलेंगे आपको। तो देखो मतलब जंगली एरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर गर्मी क्या होती है, कम होती है, एक चीज पे। और साधारण क्या होती है, ठंडी वो इस वजह से होती है क्योंकि देखो नदियों की वजह से। एक तो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, ताप्ती का क्षेत्र है, और भी वैनगंगा वगैरह इनका क्षेत्र है। तो इस वजह से क्या होता है, साधारण ठंडी होती है, क्योंकि पानी की एक विशेषता रहती है कि वो ठंडे के दिनों में थोड़ा सा क्या टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ना। इसलिए आपने देखा होगा पानी की विशेषता ऐसे समझो कि भाई जैसे मुंबई की बात करें आप, मुंबई बिल्कुल क्या है, बंदरगाह है कि नहीं, अपने साथ अपने पास का सबसे बड़ा बंदर है। या फिर एक है कि अपने जो पास वाला बंदरगाह वो मुंबई है, मध्य प्रदेश का मुंबई हो गया। और बात करें आप दिल्ली की, तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती कि नहीं पड़ती है ना। ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन भाई मुंबई में ना तो ज्यादा गर्मी होती ना ही ज्यादा ठंड होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास में क्या समंदर है ना। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर कौन सा सागर है, अरब सागर। अरब सागर की वजह से, समंदर की वजह से ये जो क्या करता है, देखो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में बिल्कुल किनारे पर स्थित है समंदर के। तो गर्मियों के दिनों में यहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो मतलब प्रेशर घटा, प्रेशर घटा तो हवाएं समंदर से इसकी ओर चलने लगती है, ठंडी हवाएं, तो उसको वो ठंडा कर देती है जल्दी से, है ना। तो क्या नहीं हो पाती, ज्यादा गर्मी नहीं हो पाती। और उल्टा ठंड की बात करें आप कि ठंड यहाँ बढ़ी, ठंड बढ़ी तो भाई क्या होता है भाई, हाँ ठंडी यहाँ बढ़ी तो भाई देखो क्या होगा, यहाँ पर जो समंदर के एरिया थोड़ा पानी क्या रहता है, गर्म रहता है। क्योंकि पानी क्या कर लेता है भाई, जो दिन का समय में सूर्य का जो ताप है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सूर्य गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है।
और जैसे ही शाम होती है उस गर्मी को उत्सर्जित करने लगता है ना। तो वो गर्मी क्या है भाई मुंबई की ओर बढ़ने लगती है। इस वजह से क्या मुंबई में ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो पानी की विशेषता हमें मिल गई। तो एक तो ये हो गया कि भाई साधन ठंड रहेगी इसकी वजह से, साधन गर्मी रहेगी इसकी वजह से, पर्वतीय क्षेत्र की वजह से। तीसरा हम लोग देखते हैं नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी की बात की गई कि अधिक गर्म और क्या होता है साधारण ठंडी होती है। साधारण ठंडी तो आप समझ रहे हैं, साधारण क्या होती है, ठंड होती है वो तो पानी की वजह से, लेकिन अधिक क्या होती है, गर्मी। गर्मी क्या होती है भाई, अधिक गर्म होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमने देखा होगा कि भाई नर्मदा के ज्यादातर क्षेत्र में क्या होता है, पानी कम हो जाता है गर्मियों के दिनों में, जल स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है ना। इस वजह से गर्मी होती है। दूसरा क्षेत्र थोड़ा सा जंगली एरिया भी कम है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है, अधिक गर्मी हो जाती है, लेकिन साधन ठंडी रहती है। साधन ठंडी इस वजह से क्योंकि देखो अभी तो नर्मदा का पानी भरा हुआ है ना, तो पानी की विशेषता आपने समझ ही ली है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर साधन ठंडी होती है। लेकिन गर्मी क्यों होती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में वाटर लेवल बहुत ज्यादा घट जाए, कहीं कहीं तो सूख भी जाती है। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या हो जाती है, अधिक गर्मी और साधन ठंडी। कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा देखते हैं मालवा का पठार। समुद्र तट से निकटता के कारण कम गर्म और कम ठंडा है ना। समुद्र तट से निकटता के कारण क्या होता है, कम गर्म और क्या रहेगा, कम ठंडा रहेगा। समुद्र तट से निकटता के कारण मतलब जो अपना है ना महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, गुजरात वाला एरिया, समंदर से निकट माना जाएगा कि नहीं, है ना। तो वही जल की विशेषता कि भाई कम गर्म रहेगा और कम क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। साधन गर्म साधन ठंडी भी कह सकते हैं आप यहाँ को। ठीक है ना। और मालवा की जलवायु तो भाई विश्व की श्रेष्ठ जलवायु भी बताई गई है ना। चीनी यात्री था जिसका नाम फाइयान था, उसने बताया है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था कि नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया कि भाई कम गर्म और कम ठंडा है। मतलब गर्मियों के दिन अभी गर्मी लगने वाली है ना, मालवा के लिए घूमने चले जाएंगे। ठीक है ना, खैर अभी जाना नहीं क्योंकि परीक्षा की तैयारी करनी है, पेपर कौन देगा जल्दी। यहाँ की जलवायु को मजा लेने चलेंगे ना, तो पापा जी आपकी जलवायु बिगाड़ देंगे। ठीक है ना, इसलिए आप यही हैं, बुंदेलखंड में ही रहे आप। बघेलखंड की और बात करते हैं, है ना। तो जो पूरा एरिया लिया गया बघेलखंड के साथ ये लिया गया पूरा, और उत्तर के मैदान में एरिया ले लिया गया है ना इतना, तो अपना थोड़ा सा ए वाला एरिया आ जाएगा, अपना सागर जिला भी और एक चीजें आ जाएंगी सारी। ठीक है, बघेलखंड की बात करते हैं तो बघेलखंड होता है अधिक गर्म और साधारण ठंडा। अधिक गर्म और ठंडी होती है साधारण। तो ठंडी साधारण होने की वजह तो है नदियाँ, है ना। साधारण ठंडी होने की वजह से नदियाँ और कौन सा वन क्षेत्र। ठीक है, लेकिन भाई गर्मी अधिक होने की वजह है कि पथरीला क्षेत्र। कौन सा, पथरीला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, पथरीला। यहाँ इसलिए कि भाई यहाँ पे वन नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो जाती है, अधिक ठंडी और अधिक गर्मी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो वन भी है, नदियाँ भी है, लेकिन पथरीला एरिया भी है साथ साथ। ठीक है ना, तो पथरीले पठार की वजह से क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे अधिक गर्मी हो जाती है। लेकिन भाई ठंडी के दिनों में क्या हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है नदियों और, है ना, नदियों के द्वारा। ओके, तो अधिक गर्म और क्या हो जाएगा, साधारण ठंडा हो जाएगा।